तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 8 फरवरी 2023 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्ण तृतीया और महीना चल रहा है फाल्गुन का, जिसे फागुन भी कहा जाता है। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर में एक बार फिर कई बड़े अपडेट आ रहे हैं भयंकर भूकंप को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक तुर्की और सीरिया में बीते सोमवार सुबह 4 बजे आए भूकंप में जान गंवाने वालों की संख्या 5261 हो गई है। वहीं हजारों लोग अभी भी लापता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति ने तुर्की के 10 राज्यों में 3 महीने के लिए इमरजेंसी लगा दी है। बताया गया है ये इलाके यानी कि जहां पे इमरजेंसी लगाई गई है वो भूकंप की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं। वहीं दोस्तों इसी बीच WHO ने बड़ा दावा किया है तुर्की और सीरिया के भूकंप को लेकर। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 8 गुना ज्यादा हो सकता है। यानी कि WHO के अनुमान के मुताबिक तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है उसमें जान गंवाने वालों का आंकड़ा 40,000 तक जा सकता है। जाहिर बात है दोस्तों ये आंकड़ा सुनकर ही रूह कांप जाती है। बताया गया तुर्की और सीरिया में कई बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई हैं, यानी कि मलबा का ढेर बन गई हैं और इन्हीं मलबों में हजारों लोगों के दबे होने की आशंका है। इसी की वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जान गंवाने वालों का आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें इसी बीच बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने भी तुर्की के हालात पर चिंता जाहिर की है। जानकारी के मुताबिक PM मोदी ने कहा कि आज तुर्की जिस हालात से गुजर रहा है मैं उसे समझ सकता हूँ। सन 2001 में भुज में जब भूकंप आया था तब मैं मुख्यमंत्री था, मुझे पता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या दिक्कतें आती हैं। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें सन 2001 में भुज में आए भूकंप में 16,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। वहीं उस समय घायलों का आंकड़ा 68,000 से ज्यादा था। दोस्तों आपको बता दें PM मोदी ने तुर्की के लिए केवल चिंता नहीं जताई है बल्कि भारत की ओर से तुर्की को कई तरह की मदद भी भेजी गई है। हालांकि दोस्तों इससे पहले आपको बता दें तुर्की और सीरिया के भूकंप को लेकर न्यूज 18 की तरफ से एक ताज़ा जानकारी साझा की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि तुर्की में भूकंप के बाद अब बाढ़ आने का भी खतरा मंडरा रहा है। अब बात करते हैं भारत द्वारा भेजी गई मदद की। तो ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारत ने भूकंप की मार झेल रहे तुर्की को भूकंप राहत सामग्री की 2 खेप भेज दी है। बताया गया भारत द्वारा भेजे गए मदद में चिकित्सा से जुड़ी कई चीजें हैं। इसके अलावा ड्रिलिंग करने के लिए कई अच्छे उपकरण भेजे गए हैं। इसके अलावा भी अपने इंडिया की ओर से खोज और बचाव दल भेजा गया है। इनमें पुरुष महिला दोनों कर्मी शामिल है। साथ ही में बताया गया है कई अत्यधिक कुशल डॉग भी भेजे गए हैं जो कि वहाँ पे लोगों को ढूंढने में मदद करेंगे। हालांकि दोस्तों आपको बता दें तुर्की और सीरिया को मदद भेजने वाले देशों में अकेला भारत देश शामिल नहीं है। जानकारी के मुताबिक दुनिया के कई देशों ने तुर्की को और सीरिया को मदद भेजने की घोषणा की है। इस बारे में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने बताया है कि तुर्की में दुनिया के 70 से ज्यादा देशों ने मदद भेजने का ऐलान किया है। इस कड़ी में साउथ कोरिया का नाम शामिल है। जानकारी के मुताबिक साउथ कोरिया ने 5 मिलियन की मदद करने की घोषणा की है। वहीं चीन ने 6 मिलियन की मदद करने की घोषणा की है। वहीं अमेरिका ने मदद के तौर पर 79 लोगों की 2 सर्च ऑपरेशन टीम और 100 फायर फाइटर्स और इंजीनियर भेजे हैं। वहीं रूस ने बचाव कार्य के लिए 300 सैनिक और कई हेलीकॉप्टर्स भेजे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने सर्च रेस्क्यू टीम और 25 टन की राहत सामग्री भेजी है। दोस्तों इसके अलावा भी कई और देश हैं जिन्होंने तुर्की और सीरिया की मदद करने का ऐलान किया है। वहीं दोस्तों बीते रोज के उस ताज़ा अपडेट के मुताबिक कई भूकंप से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो आए हैं। इनकी एक झलक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भयंकर भूकंप ने तुर्की और सीरिया में आखिर किस तरह से तबाही मचाई है। वहीं दोस्तों अब एक ताज़ा जानकारी के मुताबिक तुर्की और सीरिया में इतने बड़े और भयंकर भूकंप के आने के बाद भारत को लेकर भी भूकंप के मामले में कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं, या आप इसे चेतावनी भी कह सकते हैं। बताया गया सबसे खतरनाक भूकंपीय जोन में स्थित होने के बावजूद तुर्की की ज्यादातर इमारतें काफी कमजोर और संवेदनशील हैं। NBT की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि ठीक ऐसे ही हालात भारत के भी हैं। बताया गया भगवान न करे अगर तुर्की या सीरिया जैसा भूकंप दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता में आता है तो बहुत बड़ी तबाही मच सकती है, क्योंकि लगभग देश के सभी शहरों में इस तरह की बहुत सारी इमारतें हैं जो भूकंप रोधी नहीं है। ऐसे में ये इमारतें तुर्की जैसा भूकंप आने की वजह से ताश के पत्तों की तरह ढह सकती हैं। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें देश के ऐसे कुछ राज्य हैं जो कि भूकंप के मामले में जोन 5 में आते हैं। आपको बता दें देश के जो भी राज्य भूकंप के मामले में जोन 5 में आते हैं तो वहाँ पे भूकंप आने का देश के और जगहों के मुकाबले ज्यादा खतरा होता है। तो जोन 5 में शहरों और कस्बों वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कई बड़ी
बड़ी बड़ी कंपनियों के दूध के सैंपल जांच में फेल होने को लेकर। दोस्तों सभी घरों में सुबह की शुरुआत चाय और दूध के साथ होती है। ज्यादातर लोग बाजार से पैक वाला दूध लाते हैं। असल में देश के बहुत सारे लोगों को दूधिये से ज्यादा कंपनी का जो पैक दूध आता है उस पे भरोसा है, लेकिन लोगों का ये भरोसा गाजियाबाद के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की रिपोर्ट से डगमगा गया है। जो एक ताज़ा रिपोर्ट आई है उसके तहत ये बताया गया रिपोर्ट में कई दूध के सैंपल फेल हो गए हैं, यानी कि दूध जितना सही होना चाहिए उतना सही दूध नहीं पाया गया है। बताया गया है जांच करने के लिए जिन दूध का सैंपल लिया गया था उसमें अमूल का रियल दूध, साथ ही में अमूल का फ्रेश क्रीम, इसके अलावा टोंड दूध, इसके अलावा अमूल का गोल्ड फुल क्रीम दूध, साथ ही में मदर डेयरी का खुला दूध, साथ ही में फुल क्रीम और मदर डेयरी का टोंड दूध शामिल है। यानी कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों के दूध के सैंपल जांच में फेल हो गए हैं। बताया गया इसी की वजह से सभी कंपनियों को मिलाकर लगभग 34 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है फोन पे की एक नई सर्विस को लेकर। जानकारी के मुताबिक फोन पे यूपीआई के जरिए अब इंटरनेशनल पेमेंट की सुविधा शुरू करने जा रहा है। बताया गया इसके जरिए भारत के फोन पे यूजर्स विदेश यात्रा के दौरान यूपीआई का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल मर्चेंट को भी पेमेंट कर सकेंगे। बताया गया फिलहाल इस फीचर को जिन देशों में शामिल किया गया है उनमें यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान है। बताया गया इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए यूपीआई इंटरनेशनल को एक्टिवेट कराना होगा। साथ ही बताया गया है फोन पे ऐसी सर्विस देने वाली भारत की पहली ऐप बन गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हल्द्वानी में मंदिर मस्जिद समेत जो घर टूटने वाले थे उनको लेकर। जानकारी के मुताबिक देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेल प्रशासन के दावे वाली जमीन से कब्जे को हटाने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अभी हाल ही में बीते मंगलवार को सुनवाई की गई। अब इसी सुनवाई के दौरान उत्तराखंड की सरकार और रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का समाधान खोजने के लिए समय मांगा है, जिसके बाद कोर्ट ने कहा है कि हल्द्वानी के अतिक्रमण 8 हफ्ते तक नहीं हटाए जाएंगे। अब मामले की अगली सुनवाई आने वाले 2 मई को होगी। आसान शब्दों में यूँ भी कहा जा सकता है कि आने वाले 2 मई तक जिन घरों को तोड़े जाने की बात की जा रही थी फिलहाल वो नहीं टूटेंगे, लेकिन जब आने वाले 2 मई को इस केस पे दोबारा सुनवाई होगी तो कोई नया फैसला सामने आ सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गूगल के सीईओ के एक नए ऐलान को लेकर। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर 6 साल काम करने के बाद गूगल ने आखिरकार बीते रोज मंगलवार को अपना चैटबॉट जिसे नाम दिया गया है बार्ड इसको रिवील कर दिया है। बताया गया है गूगल का ये चैटबॉट माइक्रोसॉफ्ट के चैट जीपीटी से मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। आसान शब्दों में कहें तो गूगल ने बार्ड नाम का एक एआई चैटबॉट पेश किया है। बताया गया है आने वाले कुछ हफ्तों में ही इसको लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों शायद आप में से कई लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में बीते साल 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी नाम की एक सर्विस लॉन्च की गई थी। असल में ये भी एक ऐसा सिस्टम है जो कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। आप चैट जीपीटी के जरिए मशीन के साथ चैट कर सकते हैं। हालांकि आपको 90 से 95% ऐसा ही लगेगा कि आप किसी इंसान से चैट कर रहे हैं, चाहे आपको कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करवानी हो या कोई लव लेटर लिखवाना हो या फिर कोई आवेदन लिखवाना हो इंग्लिश में या हिंदी में। बस आपको टाइप करना है कि लिख दें तो चैट जीपीटी सिस्टम कुछ सेकंड में ही लिख कर दे देगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये लिखकर जो आपको देगा वो बिल्कुल यूनिक होगा। दोस्तों आपको बता दें साल 2009 में जब व्हाट्सएप लॉन्च हुआ था तो व्हाट्सएप को 10 लाख यूजर करने में 2 साल का समय लगा था। ऐसा ही इंस्टाग्राम के साथ हुआ था। हालांकि चैट जीपीटी को 10 लाख यूजर इकट्ठा करने में केवल 5 दिन का समय लगा है। पर ताज़ा जानकारी के मुताबिक जैसा कि अभी हमने आपको बताया अब गूगल ने भी इसे टक्कर देने के लिए बार्ड नाम का ऐसा ही चैट बोर्ड पेश कर दिया है। वैसे दोस्तों आपको बता दें ये जो चैट जीपीटी है ये भी कोई छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे माइक्रोसॉफ्ट का हाथ है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी के कुछ बड़े आरोपों को लेकर। जानकारी के मुताबिक लोकसभा में बीते मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गौतम अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे। राहुल गांधी ने 45 मिनट की स्पीच की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूछे गए सवालों से की। फिर इन्हीं सवालों का हवाला देते हुए वो गौतम अडानी के मुद्दे पर आ गए। राहुल गांधी ने कहा सन 2014 में यानी कि जिस सन में बीजेपी की सरकार बनी केंद्र में तो उस समय गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 609 नंबर पर थे। पर कुछ ही सालों में न जाने क्या जादू हुआ कि अडानी इस लिस्ट में दूसरे नंबर तक पहुंच गए। इस पर कई कांग्रेस सांसदों ने ताने के तौर पर नारा लगाते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। हालांकि दोस्तों इसी बीच राहुल गांधी की स्पीच के दौरान एनडीए मेंबर्स ने ऐतराज भी जाहिर किया कि आप प्रधानमंत्री पर बिना आधार के आरोप लगा रहे हैं, आपको इसका सबूत देना चाहिए और अगर सबूत नहीं है तो देश भर से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि राहुल की स्पीच इन छोटे मोटे हंगामों के बीच भी चलती रही। वहीं फिर बाद में राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने बीते मंगलवार को लोकसभा में पलटवार किया। रविशंकर ने कहा कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मैं राहुल गांधी को याद दिलाना चाहता हूं कि वो और उनकी मां और उनका बहनोई सभी जमानत पर हैं। बोफोर्स में तो राजीव गांधी पर घोटाले का आरोप है। साथ ही बीजेपी नेता ने आगे कहा कि विजय माल्या को किसने बढ़ाया, उसे लोन पे लोन किसने दिया, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के इवेंट्स में कौन जाता था। वहीं दोस्तों इसी बीच अडानी ग्रुप को लेकर कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक बीते रोज मंगलवार को ये जानकारी दी गई कि अडानी ग्रीन एनर्जी का नेट प्रॉफिट 110% बढ़ा है। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट, साथ ही में पोर्ट्स और ट्रांसमिशन में भी मुनाफा हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो अडानी के कई बिजनेस में जो क्वार्टरली रिपोर्ट जारी की गई है उससे ये पता चला है कि अडानी की कई कंपनियों को अच्छा फायदा हुआ है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पॉड टैक्सी को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश की पहली पॉड टैक्सी नोएडा के जिला
गौतम बुद्ध नगर में चलने के लिए तैयार है। बताया गया इसकी तैयारी जोरों शोर से चल रही है। आपको बता दें, जब से यहाँ पर यानी कि नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ है, तब से जिले में नए नए विकास के प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हो गए हैं। इसी के तहत अब यमुना अथॉरिटी पोर्ट टैक्सी चलाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं कि पोर्ट टैक्सी क्या होता है तो आपको बता दें, पोर्ट टैक्सी कार की तरह दिखने वाली एक टैक्सी होती है। हालांकि ये बिना ड्राइवर के चलती है, एक स्टील के ट्रैक पे चलती है। बताया गया अभी शुरुआत में पोर्ट टैक्सी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नोएडा में जो फिल्म सिटी बन रही है उसके बीच चलेगी, जिसकी दूरी लगभग 14.5 किलोमीटर होगी। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है व्हाट्सएप को लेकर। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म पर यूजर के लिए एक नया फीचर जारी करने वाला है। बताया गया है इस नए फीचर की मदद से यूजर पर्सनल चैट से लेकर ग्रुप तक के मैसेज को पिन कर सकेंगे, यानी कि ये पिन चैट फीचर है। आसान शब्दों में कहें तो इस फीचर के आने के बाद अगर कोई चैट आपको पिन करना है तो आप उसको पिन कर सकेंगे और फिर बाद में केवल एक क्लिक में आप उस चैट को देख सकेंगे। जैसा कि शायद आप जानते होंगे, अभी जब हम चैट करते हैं तो बहुत सारी चैट होते होते उसकी एक लंबी लिस्ट बन जाती है। अब अगर उस चैट में कोई खास मैसेज ढूंढना हो तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा परेशानी होगी। हालांकि अब इस नए फीचर के आने के बाद आप अपने पर्सनल चैट से लेकर जो ग्रुप में भी मैसेज आते हैं उनमें से भी किसी मैसेज को पिन कर सकेंगे। साथ ही आपको बता दें, व्हाट्सएप को लेकर अभी हाल ही में एक और नए फीचर की खबर आई थी, जो था कॉलिंग के शॉर्टकट को लेकर। यानी कि आने वाले दिनों में व्हाट्सएप के यूजर्स को एक और नया फीचर मिल सकता है, जिसके जरिए आप कॉलिंग के लिए शॉर्टकट बना पाएंगे। यानी कि आपको व्हाट्सएप द्वारा कॉल करने के लिए व्हाट्सएप ऐप को फिर खोलना नहीं होगा, बल्कि एक आइकन आपकी स्क्रीन पर ही रहेगा, जैसे कि आपके नॉर्मल कॉल करने के लिए आइकन होता है। तो ऐसा ही आइकन आने वाले दिनों में व्हाट्सएप के लिए भी बन जाएगा और आप उसी आइकन पे क्लिक करके व्हाट्सएप ऐप को खोले बिना ही कॉल कर पाएंगे। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे को लेकर। दोस्तों, आने वाले 12 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए दौसा जा रहे हैं। हरियाणा के सोहना से राजस्थान के दौसा तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी खुद करेंगे। दोस्तों, इस वाले एक्सप्रेसवे की अनेक खासियतें हैं। सबसे बड़ी खासियत तो ये होगी कि ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा और आप इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से मुंबई या फिर मुंबई से दिल्ली कुछ ही घंटों में पहुंच जाएंगे। हालांकि इसी बीच ये खबर आ रही है कि यात्रियों के लिए सबसे ज्यादा राहत की बात यह है कि एक्सप्रेसवे के पूरे रास्ते पर बार बार टोल टैक्स चुकाने का झंझट नहीं होगा। यानी कि इस देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पर आपको जगह जगह टोल प्लाजा नहीं मिलेंगे। हालांकि दोस्तों, इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे। बताया गया है इस वाले एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने पर आपको टोल टैक्स तो देना ही पड़ेगा, लेकिन चाहे 50 किलोमीटर का सफर हो या फिर 1000 किलोमीटर का, आपको केवल 2 ही टोल प्लाजा मिलेंगे। पहला टोल प्लाजा आपको उस समय मिलेगा जब ये एक्सप्रेसवे शुरू होने वाला होगा और दूसरा टोल प्लाजा आपको तब मिलेगा जब आप एक्सप्रेसवे को छोड़ेंगे। यानी कि एक्सप्रेसवे के बीच में कहीं पर भी टोल प्लाजा नहीं होगा। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है गोवा के समुद्री तटों को लेकर। जानकारी के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की चर्चाएं अब काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक इसी कड़ी में अब गोवा के समुद्री तट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रोबोट आर्ट्स को तैनात किया गया है। बताया गया ये रोबोट लाइफ गार्ड की तरह लोगों की जान बचाने का काम करेंगे। यानी कि अगर कोई समुद्र में डूबेगा या वहाँ पे कोई दुर्घटना होगी तो उसको रोकने के लिए ये लाइफ गार्ड की तरह काम करेंगे। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है 20% वाले एथेनॉल पेट्रोल को लेकर। जानकारी के मुताबिक जैविक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल शुरू हो गई है। देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की चुनिंदा पेट्रोल पंप पर बीते सोमवार से 20% वाले पेट्रोल की बिक्री शुरू हो गई है। बताया गया पहले चरण में 15 शहरों में इस पेट्रोल की बिक्री शुरू की गई है। वहीं अगले 2 साल में देश भर में E20 पेट्रोल की बिक्री शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 में बताया कि 20% एथेनॉल की बिक्री को 2 महीने बाद पेश करना था, लेकिन इसे पहले ही लॉन्च किया जा रहा है क्योंकि लक्ष्य पहले ही पूरा हो गया। दोस्तों, अगर आप एथेनॉल के बारे में नहीं जानते हैं या E20 पेट्रोल के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बता दें। E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। एथेनॉल को बनाने के लिए खास करके गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है। इसी की वजह से इसे जैविक ईंधन भी कहते हैं। जाहिर बात है, एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले में सस्ता होता है। इसी की वजह से ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब एथेनॉल वाले पेट्रोल में अच्छे से सफलता मिल जाएगी तो आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम अभी के मुकाबले कम हो सकते हैं। बाकी हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में एथेनॉल के बारे में, E20 पेट्रोल के बारे में काफी अच्छे से समझाया था। आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी को लेकर। जानकारी के मुताबिक फिल्म एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा बीते मंगलवार को शादी के बंधन में बंध गए। यानी कि अब कियारा और सिद्धार्थ पति पत्नी हो गए हैं। बताया गया कियारा और सिद्धार्थ ने बीते रोज शाम के 6:30 बजे के करीब होटल सूर्यगढ़ की बावड़ी में फेरे लिए। वहीं फिर रात में रिसेप्शन रखा गया। बताया गया कियारा और सिद्धार्थ की शादी में कई बॉलीवुड सितारों समेत अंबानी परिवार भी शामिल हुआ। इसके अलावा भी कई और हस्तियां थीं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है पुजारियों के प्रदर्शन करने को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास के बाहर बीते मंगलवार को पुजारियों ने धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि मस्जिद के मौलानाओं को जिस तरह से सरकार सैलरी देती है तो फिर उन्हें ये सैलरी क्यों नहीं मिलती। कर्नैल सिंह की तरफ से ये भी कहा गया कि जब हिंदुओं के टैक्स के पैसे से मौलवियों को वेतन मिल सकता है, सैलरी मिल सकती है, तो फिर हिंदुओं को भी मिलना चाहिए। मंदिर के पुजारियों को भी मानदेय मिलना चाहिए। वहीं धरने में शामिल साधु संत ने
हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बैटरी बनाने वाली कंपनी ओकाया के एक बड़े ऐलान को लेकर। जानकारी के मुताबिक बैटरी बनाने वाली कंपनी ओकाया जल्दी अपना एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश करने वाली है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कंपनी ने इसका एक टीजर जारी किया था। वहीं अभी इसी बीच स्कूटर की कुछ जानकारियां लीक हो गई है। बताया गया ओकाया का जो नया स्कूटर लॉन्च होने वाला है वो 1 लाख रुपए के करीब हो सकता है। जाहिर बात है ओकाया के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को इसलिए खास नजर से देखा जा रहा है क्योंकि ओकाया एक बैटरी बनाने वाली कंपनी है और जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो बैटरी से चलते हैं। वैसे आपको बता दें इसकी लॉन्चिंग में ज्यादा समय नहीं बचा है। आने वाले 10 फरवरी 2023 को ओकाया का फास्ट F3 नाम का इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सोने चांदी के दाम को लेकर। जानकारी के मुताबिक बीते मंगलवार को सोने के दाम में 128 रुपए की तेजी देखी गई। इस तेजी के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 57,275 रुपए हो गई है। वहीं अगर बात की जाए चांदी की तो चांदी के दाम में मामूली सी 38 रुपए की गिरावट देखी गई। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 67,975 रुपए हो गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राखी सावंत और उनके पति आदिल को लेकर। जानकारी के मुताबिक राखी सावंत के पति आदिल खान दुर्रानी को ओशीवारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अभी हाल ही में बीते सोमवार रात राखी सावंत ने आदिल के खिलाफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद आदिल को राखी सावंत के घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। राखी ने पुलिस से ये भी कहा है कि आदिल ने उनसे शादी के नाम पे सारे गहने और पैसे ले लिए हैं। साथ ही राखी सावंत ने पुलिस में FIR दर्ज करवाने से पहले आदिल के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आदिल ने मुझसे मेरे ही घर की चाबियां छीन ली हैं और वो उन्हें वापस करने से मना कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें राखी सावंत और आदिल दुर्रानी ने पिछले साल जुलाई के महीने में कोर्ट मैरिज की थी। बताया गया राखी सावंत और आदिल दुर्रानी एक दूसरे को मार्च 2022 से डेट कर रहे थे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राम रहीम को लेकर। उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में 40 दिन की पैरोल काट रहे राम रहीम ने अपना चौथा गाना लॉन्च कर दिया है। इस दौरान उसने पहली बार भगवा रंग की जैकेट पहनी, साथ ही में सिर पर टोपी और टी-शर्ट भी भगवा रंग की पहने नजर आया। इस तरह खुद का इंस्टा धर्म चलाने वाला राम रहीम अब पूरी तरह से भगवा रंग में रंग चुका है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है चीन, इंडिया और अमेरिका को लेकर। दोस्तों चीन से 12,000 किलोमीटर दूर, जमीन से 24 किलोमीटर ऊपर अमेरिकी क्षेत्र में चीनी गुब्बारा क्या करने गया था। चीन का कहना है कि ये मौसम की जानकारी जुटा रहा था। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने चीन के इस दावे को नकार दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ऐसे गुब्बारे का मकसद मौसम की जानकारी जुटाना या फिर जासूसी करना नहीं था। हो सकता है ये चीन परमाणु हमले के लिए कोई नया तरीका इजाद कर रहा हो। आप नहीं जानते हो तो आपको बता दें अभी हाल ही में अमेरिका को ये पता चला कि चाइना का भेजा गया गुब्बारा अमेरिकी क्षेत्र में उड़ रहा है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें ऐसे ही गुब्बारे भारत समेत दुनिया के और भी देशों में देखे गए। हालांकि अमेरिका ने इस गुब्बारे को नष्ट कर दिया। बाद में जब ये मामला तूल पकड़ने लगा तो चाइना ने आगे से आकर कहा है कि वो मौसम की जानकारियां जुटा रहा था। हालांकि एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है और अमेरिका को ये डर है कि चाइना इन गुब्बारों के जरिए परमाणु हमले के लिए खुफिया टेस्टिंग कर रहा है। दोस्तों जाहिर बात है अगर ये सच है तो ये केवल अमेरिका के लिए नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए खतरा है, क्योंकि इससे में से ही गुब्बारे भारत समेत दुनिया के कई और हिस्से में देखे गए थे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अक्षय कुमार को होने वाले एक नए विवाद को लेकर। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार एक बार फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल अक्षय कुमार ने अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो भारत के नक्शे पर या कह लें दुनिया के पूरे नक्शे पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। असल में ग्लोब घूम रहा है और वो उस पे चल रहे हैं। इस वीडियो में अक्षय के अलावा दिशा पटानी, नोरा फतेही, मौनी राय और सोनम बाजवा भी ग्लोब पे चलती हुई नजर आ रही हैं। बताया गया है अक्षय का ये वीडियो एक इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी का ऐड है। हालांकि उनके इस वीडियो के सामने आने के बाद देश के काफी लोग उन्हें जम के ट्रोल कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि अक्षय कुमार भारत के नक्शे पे चल रहे हैं। हालांकि वीडियो में देखा जा सकता है कि वो भारत के नक्शे के अलावा लगभग दुनिया के सभी देशों के नक्शे पे चल रहे हैं। कई यूजर का कहना है कि अक्षय कुमार ने भारत के नक्शे पे चल के उसका अपमान किया है। तो दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अक्षय कुमार ने अपमान किया है या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? आप आरोप लगाने वालों के साथ हैं या फिर अक्षय कुमार के साथ? वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है स्पेस बेबी को लेकर। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें इंसान पहली बार अंतरिक्ष में साल 1961 में गया था। इसके बाद से सभी के मन में ये सवाल है कि क्या स्पेस में बच्चे पैदा किए जा सकते हैं? दुनिया भर के वैज्ञानिक 62 साल बाद भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए हैं। हालांकि अब ब्रिटेन और नीदरलैंड के साइंटिस्ट जल्द ही हमें इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। आई न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश वैज्ञानिक स्पेस बॉर्न यूनाइटेड के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी इन स्पेस यानी कि ARTIS मॉडल बना रहे हैं, यानी कि ARTIS मॉड्यूल बना रहे हैं। इसके तहत स्पेस में एक बायो सैटेलाइट भेजा जाएगा। इसके अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF ट्रीटमेंट के जरिए भ्रूण का जन्म होगा, फिर बाद में इसे पृथ्वी पे लाया जाएगा और फिर इसे महिला के गर्भ में ट्रांसफर किया जाएगा। बताया गया इस तरह से जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनको स्पेस बेबीज कहा जाएगा, यानी कि अंतरिक्ष में पैदा होने वाले बच्चे। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि IVF क्या होता है तो आपको बता दें, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन गर्भ धारण करने का यानी कि गर्भवती होने का एक आर्टिफिशियल तरीका है। आपको बता दें इसी प्रोसेस
प्रोसेस के तहत जन्मे बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। असल में इस प्रणाली में महिला के अंडों और पुरुषों के स्पर्म को लैब में एक साथ रखकर फर्टिलाइज यानी कि मिलान होने के बाद जो भ्रूण होता है उसे महिला के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर बच्चा जन्म ले लेता है। तो ठीक ऐसे ही महिला के अंडे और पुरुष के स्पर्म को बायोसैटेलाइट के जरिए स्पेस में भेजा जाएगा और इनका मिलान स्पेस में करवाया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो ऐसा करके ये देखा जाएगा कि स्पेस में वो काम हो पाता है या नहीं जो कि इस धरती पे हो जाता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अपने देश के एक स्पेस मिशन को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारत अपना पहला सोलर मिशन इसी साल लॉन्च करने जा रहा है। सूर्य की सतह, वहां का मौसम और बनावट से जुड़ी जानकारी इस मिशन के जरिए इकट्ठा की जाएगी। बताया गया इस पूरे प्रोग्राम को आदित्य L1 का नाम दिया गया है। साथ ही बताया गया अमेरिका का ये सोलर मिशन यानी कि सूरज की जानकारी प्राप्त करना ये अमेरिका के मिशन से 10 गुना सस्ता होगा और बेहतर होने का भी दावा किया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के एक बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को हेट स्पीच और हेट क्राइम को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर हेट क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है। कोर्ट ने साथ ही में ये भी कहा कि देश में लगातार हेट स्पीच के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों शायद आपको भी पता होगा कि आम लोगों से लेकर कई बड़ी बड़ी हस्तियां एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलने लगी हैं और हेट स्पीच देती हैं, यानी कि ऐसे ऐसे बयान जो कि दंगा करा सकते हैं, फसाद करा सकते हैं। तो अब इन्हीं सब मामलों पर देश के सबसे बड़े कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए ये अहम बातें कही हैं। साथ ही में कोर्ट ने ये भी कहा है इन बातों को लेकर, यानी कि अगर कोई हेट स्पीच देगा किसी धर्म को लेकर तो ऐसे मामलों में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। ये राज्य की जिम्मेदारी है, यानी कि जो राज्य सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। तो दोस्तों आने वाले दिनों में जरा बच के। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है LIC और बैंकों के मामले में गौतम अडानी से जुड़ी एक खबर को लेकर। इस तरह की सुगबुगाहट है कि क्या LIC में जमा उनका पैसा डूब जाएगा। बैंकों के ग्राहक भी अपनी जमा को लेकर थोड़ी सी टेंशन में आ गए हैं। उन्हें चिंता है कि उनका बैंक कहीं अडानी ग्रुप के चक्कर में बर्बाद न हो जाए। असल में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर औंधे मुंह गिर गए हैं। केवल कुछ ही दिनों में अडानी के शेयर के दाम लगभग आधे हो गए हैं। ऐसे में लोगों के मनों में ये सवाल है और लोगों को डर भी है कि जिस बैंक में वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कहीं उस बैंक ने अडानी ग्रुप को बहुत ज्यादा लोन तो नहीं दिया हुआ है। इसी कड़ी में LIC का भी नाम सामने आया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक लोगों के इसी डर को दूर करने के लिए LIC ने ये साफ किया है कि उसके कुल निवेश का 1% से भी कम अडानी के शेयरों में है। वहीं कई बड़े बड़े बैंकों ने भी अडानी को दिए लोन पे किसी भी तरह के खतरे से इनकार किया है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके अलावा भी कई और बैंकों को लेकर कहा गया है कि इनके जो खाता धारक हैं उनके पैसे बिल्कुल सुरक्षित हैं। हालांकि दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं ये तसल्ली की बातें तभी तक हमको तसल्ली देंगी जब तक कोई वैसी खबर सामने न आए, यानी कि बैंक के दिवाला हो जाने के। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहें तो जो फिलहाल खबर है इसे ही सच माना जाएगा, यानी कि जैसा आम जनता से कहा गया है कि अडानी ग्रुप की वजह से लोगों के पैसे को कोई खतरा नहीं है। वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है LIC की एक योजना को लेकर जो खासकर बच्चों के लिए है। बताया गया अगर आप आने वाले दिनों में अपने बच्चे को राहत देना चाहते हैं तो रोजाना केवल 150 रुपए बचाकर आप अपने बच्चे के हाथ में जब वो जवान होगा तो एक अच्छी खासी रकम दे पाएंगे। बताया गया LIC की इस पॉलिसी का नाम है जीवन तरुण पॉलिसी, जो कि 3 महीने से 12 साल के बच्चे के लिए है। बताया गया इस पॉलिसी के तहत अगर आप हर रोज केवल 150 रुपए बचाते हैं तो आप 1 साल में 54,000 रुपए इकट्ठा कर पाएंगे और 8 साल बाद आपका कुल निवेश 4,32,000 रुपए हो जाएगा। लेकिन आपको इसके बदले में कुल पैसे वापस मिलेंगे 8,44,500 रुपए। बाकी दोस्तों आप ज्यादा जानकारी के लिए LIC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर इसके बारे में जान सकते हैं। हमने आपको पॉलिसी का नाम बता ही दिया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर। जानकारी के मुताबिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी वाइफ आलिया के बीच शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मां और पत्नी के बीच चल रहे विवाद की वजह से नवाज ने अपने घर से दूरी बना ली है। हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि अब वो एक होटल में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। बताया गया विवाद खत्म न होने तक उन्होंने घर से दूर रहने का फैसला किया है। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पूर्व वकील नदीम जफर जैदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आलिया का असली नाम अंजना कुमारी है और वो एक 8वीं फेल महिला है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पहले उन्होंने जबलपुर के विनय भार्गव से शादी की थी जो रेलवे विभाग में टिकट कलेक्टर हैं। इसके बाद मुंबई आकर उन्होंने अपना नाम अंजना पांडे रख लिया। कुछ समय बाद फिर से नाम बदलकर अपना नाम अंजना आनंद रख लिया। फिर इसके कुछ समय के बाद उन्होंने अपना धर्म बदलकर अपना नाम जैनब रख लिया। साथ ही नवाज के वकील ने ये भी कहा कि आलिया एक ऐसी लड़की है जिन्होंने अपने सपने पूरे करने के लिए कई गैर कानूनी काम किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आलिया ने कुल 3 शादियां की हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब पुलिस विभाग में भर्ती को लेकर। जानकारी के मुताबिक पुलिस में नौकरी
करने की तैयारी में लगे युवा अभ्यर्थियों के लिए कई पदों पे भर्ती निकाली गई है। इन भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट punjabpolice.go.in पे जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको वैकेंसी की ज्यादा जानकारी वहीं पर मिल जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन करने को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर घमासान जारी है। बीते मंगलवार को आम आदमी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पे उतर गए और एक दूसरे के खिलाफ पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने लगे। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पे चुनाव में देरी का आरोप लगाया। दोस्तों आपको बता दें बीते सोमवार को सिविक सेंटर में हंगामे के बाद तीसरी बार टल गया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है विमेंस प्रीमियर लीग को लेकर यानी कि WPL को लेकर। जानकारी के मुताबिक विमेंस प्रीमियर लीग यानी कि WPL का पहला एडिशन 4 मार्च से 26 मार्च तक मुंबई में खेला जाएगा। ब्रेबॉर्न स्टेडियम और DY पाटिल स्टेडियम टूर्नामेंट के सभी मैचों की मेजबानी करेगा। इसमें पहला मैच गुजरात और मुंबई की फ्रेंचाइजी के बीच खेला जा सकता है। IPL प्रेसिडेंट ने बीते सोमवार को इसकी जानकारी दी है। दोस्तों शायद आप जानते होंगे जिस तरह से IPL होता है अब उसी तरह से WPL होगा यानी कि महिलाओं का IPL बताया गया। इसके लिए इंडिया समेत दुनिया भर से 409 खिलाड़ी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं और आने वाले 13 फरवरी को इन्हीं में से खिलाड़ियों को टीम के लिए चुना जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है डीजे बजाने को लेकर। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के जिले की इटारसी तहसील में डीजे और अन्य माध्यमों से शांति भंग करने वालों पर सख्ती की गई है। बताया गया डीजे का इस्तेमाल अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। वहीं अनुमति के बावजूद भी केवल 2 घंटे ही लाउड स्पीकर बजाने की परमिशन मिलेगी। बताया गया डीजे बजाने की वजह से बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि अभी छात्रों को पेपर की तैयारी करनी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक या फिर पुलिस कस्टडी में भी बंद महिला का वर्जिनिटी टेस्ट करना संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने ये टिप्पणी बीते मंगलवार को सिस्टर सैफी की याचिका पे सुनवाई के दौरान की है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर को लेकर। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है यानी कि कई लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। बताया गया कथित सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए अब तक कई इमारतों पर बुलडोजर चलाया गया है। हालांकि अब इसी एक्शन को लेकर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कहा है इस अभियान में धर्म देखकर लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा दावा किया है कि जिन लोगों पे कार्रवाई हुई है 90 से 95% लोग मुस्लिम हैं यानी कि उनके मुताबिक मुस्लिमों के घरों को तोड़ा जा रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है होटल का बिल न चुकाने को लेकर। जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ में होटल बिल की रिकवरी का एक दिलचस्प मामला सामने आया है। बताया गया यहाँ 2 मेहमान लग्जरी होटल में रुके, 6 महीने खूब मौज मस्ती की। जब 19 लाख का बिल देने की बारी आई तो वो खिसकने लगे। ये देख होटल मैनेजमेंट ने उनकी लग्जरी गाड़ियाँ ऑडियो क्रूज को ही जब्त कर लिया जिनकी कीमत 58 लाख है। बताया गया इस घटना को 5 साल बीत गए हैं लेकिन वो दोनों अपनी गाड़ियाँ लेने नहीं आए हैं। इसी की वजह से अब इन गाड़ियों को आने वाले 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के मौके पर नीलाम किया जाएगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।